हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बताने वाला हूँ गणित के, जो कि इस साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकेंगे। 15 बता रहा हूँ ना, क्योंकि आपको पता है 20 एमसीक्यू पूछे जाते हैं ना, तो उससे ज़्यादा ही जो बताने जा रहा हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 15 एमसीक्यूज़ की गारंटी देता हूँ, या तो यही क्वेश्चन या फिर इससे मतलब बस नंबर बदलेंगे, लेकिन बिल्कुल ऐसा है पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि बाद में भूल जाते हो। चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और ये जो प्रश्न मैंने लिए हैं ना, वो आपके जो नए पैटर्न पर लिए गए हैं, नए एनसीईआरटी बुक के आधार पर लिया गया है, ये ध्यान रखना। कह रहे सदैव परिमेय संख्या होता है, सदैव परिमेय अपरिमेय होता है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले चीज मैं आपको हर एक चीज सॉल्व करके बताऊंगा। हमें बोला शून्येतर परिमेय संख्या, ठीक है। शून्येतर परिमेय संख्या कोई भी ले लो, जैसे एक परिमेय संख्या मैंने ले ली 2, और एक अपरिमेय संख्या ले लो जैसे √5। इनकी मैंने आपस में क्या कर दिया, गुणा, ठीक है। तो ये जो 2 √5 है, 2 की और √5 की यहाँ पे गुणा हुई है, तो ये जो 2 √5 है, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या। क्या बच्चों, अपरिमेय संख्या, ठीक है। सो ये सदैव क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। जो पहला वाला ऑप्शन है ना, आपका जो पहला वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, सदैव एक अपरिमेय संख्या होगी। मैंने आपको काउंटर एग्जांपल देके भी समझाया है। सिंपल सा प्रश्न है, कोई भी प्रश्न टफ नहीं होगा, सारे आसान होंगे, और सारे मोस्ट रिपीटेड वाले प्रश्न है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे रेखा आपको x बराबर 0 दे रखा है, और ये एक आपको समीकरण दे रखा है, इसका प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा। प्रतिच्छेद बिंदु मतलब जैसे 2 रेखा है ना, जैसे एक रेखा ऐसे गई, ठीक है। देखो मैं आपको फिर से बना के दिखाता हूँ, ये एक रेखा गई, ठीक है, दूसरी एक रेखा ऐसे आई, तो इसने प्रतिच्छेद किया कहाँ पर, यहाँ पर। तो ये प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा वो बताना है, प्रतिच्छेदित बिंदु, ठीक है। प्रतिच्छेदित बिंदु बताना है आपको। तो बिंदु के निर्देशांक में, बिंदु जब की बात हो रही है ना, तो पहले x निर्देशांक होता है, फिर y निर्देशांक होता है कि नहीं। आपको प्रश्न में क्या दे रखा है, एक समीकरण जो दिया हुआ है। मैं डायरेक्ट नहीं करवा रहा हूँ, डिटेल में करवा रहा हूँ एकदम आराम से। 2x + 3y बराबर 12 दे रखा है कि नहीं, और x का मान आपको दे रखा है 0। तो जहाँ x दे रखा है ना, वहाँ x की जगह पर 0 रख दो, रख दिए x की जगह पर, फिर 3y, ठीक है। 2 × 0 0 हो जाते हैं। किसी भी संख्या में 0 जोड़ेंगे तो वही रहता है, तो 3y में 0 जोड़ेंगे 3y रहेगा, ठीक है। और 3 यहाँ पर गुणे में उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा। तो 3 चौके 12, तो y का मान क्या हो गया बच्चों, 4 आ गया। y का मान क्या आ गया, 4। तो हमारी बिंदु क्या होगी, पहले x होता है बिंदु में, x हमें प्रश्न में दे रखा है 0, और y हमें मिला है 4। तो जो प्रतिच्छेदित बिंदु होगी ना, वो होगी 0,4, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, 0,4, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका सेकंड है 0,4, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। जितने भी लिए इंपॉर्टेंट ही है, वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट है। तो जब भी शेषफल की बात होगी ना, और सबसे बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी के लिए मौशोपा HCF निकाला जाता है, और सबसे छोटी से छोटी न्यूनतम के लिए लॉशोपा निकाला जाता है। तो प्रश्नानुसार हमें क्या निकालना है, प्रश्नानुसार हमें ज्ञात करना है HCF, है ना, मौशोपा किसका, 70 में से घटाने पे 5 मिले, तो 70 में से 5 घटा दो, और 125 से शेषफल कितना बचे, 8, तो वो 8 घटा दो। जब भी शेषफल बोलेगा ना, उतना उसमें से घटा देना है। 70 हमें 5 शेषफल देता था, तो 70 से 5 घटा दो। 125 हमें 8 शेषफल देता है, तो 8 घटा दो, ठीक है। इन दोनों संख्याओं का
जो HCF आएगा वो आपको निकालना है। तो 70 में से 5 घटाएंगे, कितना आ जाएगा 65, और इसमें से 125 में से 8 घटाओगे 117। ठीक है, अब हम इसका क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। 5 से काटेंगे, 5 कम 5, 5 3 15, 13 कम 13। किससे काटेंगे, 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 9 27, 3 1 कम 3, 3 3 9, 13 1 कम 13। ठीक है, तो 65 को मैं लिख सकता हूँ 5 गुणे 13, और 117 को मैं लिख सकता हूँ 3 कितनी बार है, 2 बार, 13 है 1 बार। ठीक हो गया। अब ऐसी संख्या ढूंढनी है जो दोनों में हो। ठीक है ना, HCF वो होता है जो दो संख्या तो दोनों में देखना पड़ेगा। 13 है दोनों में, तो HCF कितना हो जाएगा, जो दोनों में है उसकी न्यूनतम घात। तो 13 की न्यूनतम घात कुछ नहीं तो 1 ही है, 13 की न्यूनतम घात 1 हुई, तो आंसर आ जाएगा 13। आंसर क्या आ जाएगा 13। 13 का ऑप्शन में दिख रहा है आपको कहीं पर, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आराम से हो गया। कहीं पर किसी प्रश्न में डाउट या दिक्कत हो, वीडियो को दोबारा देखें। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, समीकरण ये वाला जो है और ये जो है का कोई भी हल नहीं है, तो ए का मान क्या होगा। देखो, कोई भी हल नहीं है, दिया गया जो समीकरण उसको हम लिख देते हैं 2x प्लस AY, जो प्लस का एक है इधर आके माइनस का हो जाएगा। ये समीकरण 1 है, और दूसरा हमें दे रखा है 3x माइनस के 5y माइनस के 7 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, डिटेल में कर रहे हैं। अब हमें क्या निकालना पड़ता है, A1 बट्टे A2। ये A1 है और ये A2। ठीक है, फिर B1 बट्टे B2, y का गुणज ये B1 और ये है हमारा B2। प्रश्न में क्या बोला गया है ना कि कोई भी हल नहीं है। ठीक है, कोई भी हल ना हो तो, और C1 बट्टा C2 निकाल देते हैं। C1 बट्टा C2, C1 क्या है बच्चों, माइनस का 1 और यह है माइनस के 1 बट्टे 7। ठीक है, प्रश्न में क्या बोला गया, प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्न में बोला गया कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है कि जो कंडीशन होती है बच्चों, क्या होता है, A1 बट्टा A2 बराबर होता है B1 बट्टे B2, बराबर नहीं होता है C1 बट्टे C2। कोई हल नहीं, यानी कि समांतर रेखा की कंडीशन आपको लेनी है। ठीक है, यानी कि हमें स्टार्टिंग के 2 लेने पड़ेंगे, यही बराबर है स्टार्टिंग के 2, यानी कि इन दोनों को बराबर लेना पड़ेगा। मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2 बट्टे 3 बराबर A बट्टे माइनस के 5। ठीक है, गुणा करेंगे तो ये बट्टे में इधर के गुणे में हो जाएगा 2 गुणा माइनस के 5, और ये बट्टे में 3 है। ठीक है, 5 दूनी 10, ये तो A का जो मान आ जाएगा बच्चों को कितना आ जाएगा, माइनस के 10 बट्टे 3। ठीक है, ये हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, A का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो जो कंडीशन बोला कोई भी हल नहीं, उसकी कंडीशन लगाया। ठीक है, A1 A2 B1 B2 C1 C2 का मान रखना है, हल करना है, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चैप्टर नंबर 3 पर आधारित प्रश्न है, ये सब आपने पढ़ रखा है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे प्रश्न। कह रहे हैं द्विघात समीकरण, ये जो द्विघात समीकरण है ना, इसके बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि दिए गए समीकरण का विविक्तिकर 0 से कम है, समीकरण में का कोई वास्तविक मूल नहीं है, समीकरण विविक्तिकर 0 है, समीकरण के मूल वास्तविक है। तो मूलों के बारे में पूछ रहा है, विविक्तिकर के बारे में पूछ रहा है। हमें प्रश्न में क्या दे रखा है, तो द्विघात समीकरण है ना, समीकरण क्या दे रखा है प्रश्न में, 2x² माइनस का 4x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ a के स्थान पर क्या है, x² का गुणज 2, b के स्थान पर क्या है, माइनस के 4, x का गुणज c के स्थान पर क्या है, 3। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, पहले विविक्तिकर। प्रश्न में बोला विविक्तिकर निकालो।
तो व्यक्ति का डी बराबर जो सूत्र होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो हम इधर हल करते हैं। बी का मान प्रश्न में है माइनस के 4 स्क्वायर 4, ए का मान 2 है और सी का मान 3। माइनस का वर्ग क्या होता है? प्लस 4 का वर्ग 16, 4 दूनी 8, 8 3 24, 16 में से 24 घटाओगे माइनस के 8 आ जाएगा। ठीक है, तो जब डी का मान माइनस में होता है, डी हमारा क्या है? ऋणात्मक है। जब डी का मान ऋणात्मक होता है तो कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता। ठीक है, कोई वास्तविक मूल्य नहीं। ठीक है, अब ऑप्शन पे आ जाओ। पहला वाला क्या बोल रहे हैं? दिए गए समीकरण का व्यक्तिगत शून्य से कम है। शून्य से कम है, कथन सही है पहला वाला। समीकरण के कोई वास्तविक मूल्य नहीं है, ये कथन भी सही है। ठीक है, फिर बोल रहे समीकरण का व्यक्तिगत शून्य, शून्य थोड़ी ना माइनस में है, ये गलत है। समीकरण के मूल वास्तविक है, वास्तविक नहीं है, तो ये गलत है। तो ए और बी जो कथन है वो सही है। ए और बी कथन सही है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर पहला वाला है ये सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला, कि ए और बी सही है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे हैं ए ओ बी सी एक आयत है जिसके 3 शीर्ष ए ओ बी दिया गया हुआ है, इसका विकर्ण क्या होगा? आयत है, मैं आपको आयत बना के दिखाता हूँ। ठीक है, आयत बना के दिखाता हूँ। ये मेरा आयत है। इस आयत का नाम क्या है बच्चों? ए ओ बी सी। प्रश्न में जो ए दे रखा है वो दे रखा है 0,3, ओ दे रखा है 0,3 और बी दे रखा है 5,0। ठीक है, विकर्ण निकालना है। आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। सी की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि विकर्ण हमारा क्या हो सकता है? देखो बच्चों, विकर्ण मेरा ए सी ए बी है, ये मेरा विकर्ण है ना, तो ये विकर्ण निकाल दो। ठीक है, तो विकर्ण मेरा क्या हो जाएगा? ए बी। ए बी क्या है? दो बिंदु के बीच की दूरी। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो ये मेरा x1 हुआ, ये मेरा y1। ठीक है, ये मेरा x2 हुआ, ये मेरा y2। सूत्र पता ही है, क्या होता है बच्चों? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सिंपल से एक सूत्र, इसे याद कर लीजिए, 7वें चैप्टर का सूत्र है ना, इसके हर साल आता है ये प्रश्न। x2 कितना है? 5, x1 कितना है? 0 स्क्वायर, y2 कितना है? 0, y1 है 3। 5 में से 0 घटाएंगे 5 आ जाएगा, 5 का वर्ग। 0 में से 3 घटाएंगे माइनस का 3 आ जाएगा वर्ग। हल करो, 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, तो यह आ जाएगा √34 मात्रक। √34 कहीं ऑप्शन में आपको दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है। ऑप्शन नंबर जो तीसरा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये हमें हमारा आंसर आराम से मिल गया। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाइए। कह रहे हैं यदि समीकरण का एक मूल 1/2 है तो k का मान क्या होगा? मूल क्या होता है? समीकरण को संतुष्ट करता है, यानी यहाँ x का मान 1/2 रखेंगे तो इस समीकरण को क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। ठीक है, हमें हमारे पास क्या है? x, हमारे पास है x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 5/4 बराबर 0। मूल का मतलब क्या होता है? मूल का मतलब होता है x का मान। x का मान हमें दे रखा है 1/2, तो जहाँ जहाँ x दिख रहा है ना वहाँ वहाँ 1/2 रख दो। 1/2 का वर्ग, x की जगह पर 1/2, यहाँ आ गया 5/4। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4। ठीक है, प्लस के 1 कम के बट्टे में आ गया 2, ऊपर ऊपर गुणा, नीचे नीचे गुणा, और ये माइनस के 5/4। देखो इधर तो k/2 है, माइनस के 5/4 इधर आके प्लस का 5/4, और प्लस के 1/4 इधर आके माइनस के 1/4।
इसके बट्टे में 4, इसके बट्टे में 4, लॉस ऑफ वही आ जाएगा। जब नीचे समान रहता है ऊपर वैसा का वैसा लिख देते हैं। 5 - 1 तो 4 बट्टे 4, 4 एकम 4, तो k बट्टे 2 का मान आ गया 1। ये बट्टे में इधर के गुणे में आ जाएगा, 2 एकम 2। ठीक है, तो आपका जो उत्तर आपको मिलेगा k का मान वो मिलेगा 2। ठीक है, k का मान आपको कितना मिला, 2। आराम से हो गया। ठीक है बच्चों, एकदम आसान था। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे 2 त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो, इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, उपयुक्त दोनों, ऊपर के दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 2 त्रिभुज समरूप होने के लिए, समरूप मतलब एक जैसा दिखने के लिए। ठीक है, देखो मैं आपको बताता हूँ। एक त्रिभुज है, देखो ये एक त्रिभुज है और ये एक त्रिभुज है। इन दोनों को एक जैसा दिखने के लिए कि कौन से नियम को पालन करना पड़ता है? तो देखो बच्चों, जो नियम पालन करना पड़ता है, पहला वाला पालन करना पड़ता है, इनके संगत कोण बराबर होने चाहिए, 6ठे चैप्टर का प्रश्न है। और उसके साथ साथ इनके भुजाओं का जो अनुपात होता है वो भी एक समान अनुपात में होना चाहिए। तो ये दोनों कथन सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। ठीक है, ऊपर के दोनों कथन क्या हैं, सही है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, समरूप दिखाने का तरीका बताइए होगा, इस चिन्ह से दर्शाया जाता है समरूप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हमसे क्या बोल रहे हैं, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर है और 12 सेंटीमीटर है, तब इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई क्या होगी? समचतुर्भुज पता है क्या होता है? मैं आपको बना के दिखाता हूँ, प्रॉपर बनानी। देखो मैं बना के दिखाता हूँ नॉर्मल, ये समचतुर्भुज बना रहा हूँ। समचतुर्भुज में क्या होता है ना, चारों भुजा समान होती है बट चारों कोण 90 अंश के नहीं होते, ये फर्क होता है। ठीक है, ये पहला विकर्ण है, ठीक है, और ये हमारा दूसरा विकर्ण है। समचतुर्भुज में क्या होता है कि ये जो भुजा है, ये जो भुजा है, ये जो भुजा है और ये जो भुजा है वो बराबर होती है, और साथ ही साथ इनके बीच यहाँ पे 90 अंश का कोण बनता है। ठीक है, ये कोण 90 अंश के नहीं होते हैं। ओके, तो हमसे बोला गया है कि जो विकर्ण है, एक तो 16 है और एक 12 है, परंतु ये जो जहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं ना, ये बीचों बीच प्रतिच्छेद करते हैं। इस बिंदु को अगर मैं O बोल दूँ, तो अगर ये 16 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर 16 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका आधा होगा। कितना होगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा 16 का आधा 8। ठीक है, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर 12 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका आधा होगा। 12 का आधा कितना होता है? 6। ठीक है, तो आपको ये वाली भुजा निकालनी, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था, आपको भुजा की लंबाई बोल रही है ना कितनी होगी, ये सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। और यहाँ पे मैंने बोला 90 अंश है, तो यहाँ पर हम कौन सा प्रमेय लगा सकते हैं? समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज में क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय लगता है। 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है? ये 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण, यही तो हमें निकालना है। ठीक है, नाम दे दो इसको A B C D। मैं तो डिटेल में करके दिखा रहा हूँ, है ना, आपको तो फटाफट वहाँ पर सॉल्व करके आंसर बता लिख देना है बस। ठीक है, त्रिभुज AOB में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय, ये कक्षा 6-7 से पढ़ रहे होगे। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का जो वर्ग होता है वो होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, आधार और लंब किसी को भी मान सकते हो। ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। आधार है 8, 8 का वर्ग, लंब है 6, 6 का वर्ग, 8 8 64, 6 छंग 36, कितना आ गया? 100। तो कर्ण निकालना है आपको, वर्गमूल निकालना पड़ेगा 100 का। 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10। सो जो आपको आपका उत्तर मिलेगा वो मिलेगा 10 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज की सभी भुजाओं की लंबाई कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा।
ठीक है, ये पार्ट 1 है इस वीडियो का। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट करना, ऐसे वीडियो में आपके और लेके आऊँगा। ठीक है, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाऊंगा जो बार बार आते हैं, जिनके आने की संभावना सबसे ज़्यादा है और जो पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन हर साल आता है। ठीक है, आपको क्या बोला गया, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात इतना है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखो मैं आपको डिटेल में बनाता हूँ। एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है। ठीक, ये त्रिभुज का नाम दे दो ABC, इसका नाम दे दो PQR। पहले से ही समरूप बोला है। ठीक है, संगत भुजा का अनुपात, कोई भी एक भुजा ले लो, AB और इसका PQ। हमें दे रखा है AB बट्टे PQ, 4:9। अनुपात का मतलब बट्टे में, ये हमें दे रखा है। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखो प्रमेय 6.6 लगता है, ये सब पढ़ोगे आप चैप्टर नंबर 6 में। प्रमेय 6.6 से क्या होता है, अगर आपको क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है, बहुत ही आसान प्रश्न है, मैं तो डिटेल में कर रहा हूँ। क्या होता है, संगत भुजा का अनुपात जो भी है ना, उसका क्या कर दो, बस वर्ग कर दो। तो संगत भुजा क्या दे रखी है, 4/9, उसका बस वर्ग कर दो। 4 का वर्ग 16, 9 का वर्ग 81। बट्टे का मतलब होता है अनुपात, तो आंसर आ जाएगा 16:81। 16:81 कहीं आपको दिख रहा है क्या। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कैसे कर रहे हैं पता चल गया ना, डिटेल में करके दिखाया। ओके बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखो भुजाओं का अनुपात हमें दे रखा था, हमें क्षेत्रफलों का अनुपात मिल गया। क्षेत्रफलों का अनुपात निकालने के लिए भुजा का अनुपात का बस वर्ग कर दो, आंसर आ जाएगा। और अगर आपको क्षेत्रफल दे रखा है और भुजाओं का अनुपात निकालना है तो वर्गमूल निकाल लो। ठीक है, हर साल आता ही आता है। अगला प्रश्न है, आपको ये दे रखा है और इसका मान आपको ज्ञात करना है कितना होगा। ठीक है, आपको क्या दे रखा है, 4 tan थीटा बराबर 3 है, तो tan थीटा बराबर, ये 4 इधर गुणे में रख के क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई दुविधा नहीं होगी। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है वो हम यहाँ लिख देते हैं, 4 sin थीटा माइनस के cos थीटा बट्टे में 4 sin थीटा प्लस के cos थीटा। अच्छा, आपको tan थीटा का मान दे रखा है और यहाँ tan तो कहीं आ नहीं रहा है, इसका क्यों दिया होगा, ये इसका उपयोग कैसे कर सकते हो। और आपको पता है tan थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, tan थीटा बराबर होता है साइन बट्टे कॉस। ठीक है, साइन तो ऑलरेडी है, कॉस नहीं है। tan बनाने के लिए तो मैं क्या करूँगा, हर एक पद में ऊपर नीचे कॉस से भाग दे दूंगा, तभी मैंने जगह छोड़ा था। इसमें भी कॉस से भाग दूंगा, इसमें भी कॉस से भाग दूंगा। ऊपर नीचे दोनों जगह काम करना है। अगर ऊपर करोगे तो नीचे नहीं करोगे तो फिर मामला बिगड़ जाएगा, है ना। ऊपर नीचे दोनों जगह करना है। तो ये आ जाएगा 4 साइन बट्टे कॉस, क्या होता है tan थीटा, कॉस एक कम कॉस, नीचे भी वही आ जाएगा, बस ये माइनस की जगह प्लस। अब आप tan थीटा की जगह पे मान रख दोगे, है कि नहीं। 4 tan थीटा का मान क्या है, 3/4 माइनस 1, यहाँ पे भी वही चीज़ है, प्लस 1। 4 से 4 कटा, ऊपर बचा 3 माइनस 1, नीचे बचा 3 प्लस 1। 3 में से 1 घटाएंगे 2, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 2 1 कम 2, 2 3 4। तो आपका उत्तर क्या आ गया बच्चों, 1/2। कहीं दिख रहा है 1/2, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, मैंने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑलरेडी बना रखे हैं, आप चाहते हो तो सर्च करके देख सकते हो, या फिर मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, जाके देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे हैं, यदि एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखो हमारे पास क्या बोला गया है, हमें बोला गया एक वृत्त है और हमारे पास एक वर्ग है। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है कि इसका जो परिमाप है और इसका जो परिमाप है वो आपस में बराबर है।
ठीक है, ये चीज़ हमें बोली गई है प्रश्न में। तो हम मान लेते हैं कि इसकी जो त्रिज्या है वो r है और इसकी जो भुजा है वो a है। ठीक है, इसका जो परिमाप है, ठीक है, इसका जो परिमाप है वो होता है 2 पाई r और इसका होता है 4 गुणे भुजा यानी कि 4a। प्रश्न में बराबर दे रखा, कट जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक है, पाई r, ये 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ गए, ये आ गया a। ठीक है, हमने a का मान r के पदों में निकाल दिया। तो प्रश्न में हमसे क्या बोल रहे हैं, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। पहले वृत्त का क्षेत्रफल, अनुपात का मतलब बट्टम, और वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई r स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2, है ना, भुजा a है उसकी घात 2। ठीक है भैया, मान रखते हैं पाई r, a का मान r के पदों में, तो a की जगह पे मैं मान रखूंगा पाई r बट्टे 2 स्क्वायर। ठीक है, पाई r स्क्वायर करके पाई स्क्वायर r स्क्वायर, 2 का वर्ग 4, ये बट्टे वाला 4 कहाँ आ जाएगा, ऊपर। हल करते हैं, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, 1 पाई कैंसिल, 1 पाई कम हो जाएगा, पाई की घात 2 है तो एक घात कम कट जाएगा, कम हो जाएगा, तो ऊपर 4 नीचे पाई, यही बचा। परंतु ये आंसर में नहीं है। चलो सही है, पाई का मान रखते हैं। पाई का मान क्या होता है, 22 बट्टे 7। अब ये बट्टे का 7 कहाँ आ जाएगा, ऊपर। हल करेंगे, 4 गुणा 7 बट्टे में 22, 2 दूनी 4, 2 एक कम, 2 एक कम, ऊपर 7 दूनी 14 बट्टे में 11, तो 14 बट्टे का मतलब अनुपात 11। आंसर आ गया 14 अनुपात 11। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। ठीक, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न में आ जाओ। इसी तरीके से क्या है, 2 गोलों के आयतनों का अनुपात इतना है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। 2 गोले हैं, पहला बड़ा है दूसरा छोटा है, 2 गोले हैं। ठीक है, तो गोला है, इसकी त्रिज्या को मैंने कैपिटल R मान लिया और इसकी त्रिज्या को मैंने छोटा r मान लिया। आयतनों का अनुपात, तो पहले वाले गोले का आयतन का सूत्र क्या था, 4/3 पाई r क्यूब, और दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। ठीक है, इनका जो अनुपात प्रश्न में दे रखा है 64 अनुपात 27, अनुपात का मतलब होता है बट्टे में, 4/3 पाई, 4/3 पाई कटा। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 4/3 की घात 3, 4 चौको 16 चौको 64, 3 3 9 3 27, तो घात में 3, और इसके घात में भी 3, इसके घात में भी 3, तो टोटल r/r की घात 3। घातों की तुलना कर देंगे, r/r का मान आ जाएगा 4/3। अब जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इसका हम इस्तेमाल करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा प्रश्नानुसार समीकरण 1 मिल गया। क्या निकालना है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात गोले का। तो निकालते हैं पृष्ठीय, पहले वाले का 4 पाई r स्क्वायर और दूसरे वाले का 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, इसमें भी स्क्वायर इसमें भी स्क्वायर है, तो यानी कि r/r का टोटल का स्क्वायर। परंतु हमें r/r का मान पहले ही पता है, कितना पता है, 4/3, उठा के रख दो, स्क्वायर है, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, तो 16/9, बट्टे का मतलब अनुपात। आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 16/9। दिख रहा है कहीं पर, 16/9, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक, एकदम आराम से हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहे हैं 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य, ठीक है, ये चीज बोला गया है। सो अगर आप ध्यान से देखें, 1 से 10 तक विषम धनात्मक संख्या, क्या निकालना है, समांतर माध्य। तो
समांतर माध्य निकालना मैं आपको सिखाता हूँ, बहुत ही सिंपल है, कक्षा 9 में आपने सीखा है। 1 से 10 तक विषम संख्या क्या होगी? 1 होगी, 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी और 9 होगी। ठीक है, जितनी संख्या उनको जोड़िए, जितनी संख्या भाग दीजिए, 1 2 3 4 5, 5 से भाग, 9 और 1 10, यहाँ से हो गया 20 25, 25 बट्टे 5, 5 बचे 25। तो आपका उत्तर आपको मिल जाएगा 5। ठीक है, आंसर क्या होगा? 5, ऑप्शन नंबर चौथा। इस तरीके से निकाला जाता है समांतर माध्य। ठीक है, जो संख्या बोलेगी उनको जोड़ो, जितनी संख्या होगी उससे भाग दे दो, आंसर। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में आते हैं और ये हमारा आखिरी प्रश्न है। ठीक है, कह रहे हैं कुछ परीक्षणों का माध्य 27 है, बहुलक 45 है, तो माध्यिका क्या होगी? हर साल क्वेश्चन आता है ये, हर साल। सो देखो, आपको एक संबंध पता होगा, संबंध का नाम क्या है कि जो बहुलक होता है ना, बहुलक बराबर क्या होते हैं? 3 माध्यिका, याद कर लेना, ये माइनस के 2 माध्य, ये होता है। हमें प्रश्न में बहुलक दे रखा है 45। ठीक है, हमें माध्यिका ज्ञात करनी है। ठीक है, और माध्य दे रखा है प्रश्न में 27। ठीक है, यहाँ 3 माध्यिका, 27 दूनी 54। ठीक है, माइनस का 54 इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का 54। इधर है 3 माध्यिका, जोड़ो क्या हो जाएगा? 99। और ये 3 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया माध्यिका, 3 तिया 9। तो माध्यिका का मान कितना आ रहा है बच्चों? 33। ठीक है, माध्यिका का मान कितना हो गया? 33। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? सेकंड वाला। ये जो संबंध है ना, इसे याद कर लीजिए, इसके बिना कोई प्रश्न हिलेगा भी नहीं, है ना। कभी कभी ये संबंध ही आ जाता है लिखने के लिए, या तो संबंध आएगा या प्रश्न आएगा। तो आशा करता हूँ आज के ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, वीडियो को छोटा ही रखते हैं। जितने भी प्रश्न बताएं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड्स के द्वारा बताए गए प्रश्न है, और ये प्रश्न हर साल पूछे जाने वाले प्रश्न है। ठीक है, ये हमारे एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 1 था आज, नए पैटर्न के आधार पर। ठीक है, बाकी सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे। वीडियो को हर जगह शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।